अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द 10th लेक्चर ऑफ डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन CS 302। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कार्नॉफ मैप का टॉपिक। एक्चुअल में कार्नॉफ मैप को यूज़ किया जाता है बुलियन अलजेब्रा की सिंप्लीफिकेशन के लिए। अभी तक हम कुछ और टेक्निक्स यूज़ करते आए हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, जिसके अंदर कुछ बुलियन लॉज और रूल्स हमने इस्तेमाल किए थे और कुछ थ्योरम्स थे। फॉर एग्जांपल डिमॉर्गन का फर्स्ट और सेकंड थ्योरम था, वो हमने यूज़ किए थे। लेकिन जब हम लॉज और रूल्स को यूज़ करते हैं तो वो हमें इस चीज़ की गारंटी प्रोवाइड नहीं करते कि जो हमारा रिजल्ट आया है वो बिल्कुल सिंप्लीफाइड रिजल्ट आया है। तो ये जो हमारे पास टेक्निक है कर्नॉफ मैप की, इसके अंदर हमारे पास बिल्कुल सिंप्लीफाइड रिजल्ट आसानी से आ जाता है। तो नॉर्मली हम कर्नॉफ मैप या इन शॉर्ट इसे के मैप भी कहते हैं। कर्नॉफ मैप को नॉर्मली हम 3 वेरिएबल्स के लिए या फिर 4 वेरिएबल के लिए इस्तेमाल करते हैं। 5 वेरिएबल के लिए भी कर्नॉफ मैप को यूज़ किया जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए फिर 5 वेरिएबल के लिए हम कर्नॉफ मैप को इस्तेमाल नहीं करते। अब कर्नॉफ मैप एक्चुअल में एक टेबल होता है, जिस तरीके से अभी आपके सामने शो हो रहा है, 3 वेरिएबल कर्नॉफ मैप। तो जो 3 वेरिएबल्स हैं, हमें पता है कि 3 वेरिएबल के जो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो 8 हो सकते हैं। तो जो हमारे पास 3 वेरिएबल का कर्नॉफ मैप होगा उसके अंदर 8 सेल मौजूद होंगे। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट सेल है, इसके अंदर 0 लिखा हुआ है। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 और 7। कर्नॉफ मैप को हम हॉरिजेंटली भी बना सकते हैं और इसे हम वर्टिकली भी बना सकते हैं। हॉरिजेंटली बनाएंगे तो उसके अंदर भी हमारे पास 8 सेल्स मौजूद होने चाहिए, जिसके अंदर हम अपनी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। अब ये सेल्स अरेंज किस तरीके से हैं, हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है AB/C। अगर हमने वर्टिकल कर्नॉफ मैप बनाना है तो पहले AB आएगा, उसके बाद स्लैश लगा के हम C लिख देंगे। ये जो AB लिखा हुआ है, इसके नीचे AB की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो लिखी जाएंगी। मतलब 0 0 होगा, फिर उसके बाद 0 1 होगा, फिर एक सेल छोड़ के 1 0 आता है और फिर उसके बाद यहाँ पे 1 1 आता है। और इसके सामने सी की जो दो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो आ जाएंगी 0 और 1। इसी तरीके से अगर हमने हॉरिजेंटली कर्नॉफ मैप बनाना है तो उसके अंदर ए वेरिएबल की वैल्यूज इसके नीचे आ जाएंगी 0 और 1, और बी और सी की वैल्यूज इसके सामने आ जाएंगी 0 0 0 1। एक सेल को छोड़ के 1 0 लिखा जाएगा और उसके बाद फिर 1 1 होगा। तो ये वही डिटेल बताई हुई है सारी जो मैंने आपको ऊपर समझा दी है। इसके बाद बताया गया है 4 वेरिएबल कर्नॉफ मैप। वो अगर हमने बनाना हो तो किस तरीके से बनाएंगे। 4 वेरिएबल हैं तो टोटल इसके 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 16 सेल्स मौजूद हैं जिसके अंदर हम वैल्यूज लिख सकते हैं। इन सेल्स की अरेंजमेंट देखें तो यहाँ पे पहले AB लिखा हुआ है, फिर उसके बाद /CD। तो AB की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो 0 0 0 1, उसके बाद 1 0 और 1 1। सेम इस तरीके से जो CD की वैल्यूज हैं वो 0 0 0 1 1 0 और फिर उसके बाद 1 1। तो 4 वेरिएबल का कर्नॉफ मैप हम इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे। अब फिर नेक्स्ट चीज़ इसमें आ जाती है ग्रुपिंग एंड एडजेसेंट सेल। एक्चुअल में होता है इस तरीके से कि जब हम कर्नॉफ मैप डिज़ाइन करते हैं उसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो फिर उन वैल्यूज़ की हमने ग्रुपिंग करनी होती है। और जो ग्रुपिंग है वो एडजेसेंट सेल की हो सकती है, मतलब जो सेल साथ साथ हैं उनकी हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है कि कोई भी ग्रुप हमने क्रिएट करना है तो वो ग्रुप 2 सेल का हो सकता है, 4 सेल का हो सकता है, 8 सेल का हो सकता है, 16 का हो सकता है, या 32 का भी हो सकता है। इन केस ऑफ 5 वेरिएबल अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके टोटल 32 सेल्स होंगे, तो 32 का भी हम ग्रुप बना सकते हैं। मतलब जो भी हमने ग्रुपिंग करनी है वो 2 की पावर में होनी चाहिए। और फिर नेक्स्ट चीज़ बताई हुई है कि एडजेसेंट सेल कौन से होंगे। जो भी सेल एक दूसरे के नज़दीक होंगे, रो वाइज कर लें कॉलम वाइज कर लें, वो एडजेसेंट सेल होंगे। एडिशनली जो कॉर्नर वाले सेल्स होते हैं, जिस तरीके से ये है, इसका एक ये वाला सेल, ये जो 2 नंबर लिखा हुआ है, 10 नंबर और 8 नंबर, ये भी आपस में एडजेसेंट होंगे। मतलब इनकी अगर हमने ग्रुपिंग करनी हो तो वो हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि ग्रुपिंग किस तरीके से होती है। सेम इस तरीके से ये जो 1 है, ये इस 9 का भी एडजेसेंट सेल है। ये 3 11 का है, सेम रो वाइज होगा कि 4 जो है वो 6 का भी एडजेसेंट सेल है, 12 जो है वो 14 का भी है, और बाकी जो सेल एक दूसरे के नज़दीक हैं वो एक दूसरे के एडजेसेंट सेल होंगे। फिर नेक्स्ट बताया गया मैपिंग ऑफ स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन के। कोई भी हमारे पास स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन हो तो उसे हमने कार्नोफ मैप के अंदर किस तरीके से पुट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस की हुई है। AB C बार प्लस AB बार C बार प्लस A बार B C बार।
तो अब ये जो एसओपी एक्सप्रेशन लिखा है इसकी वैल्यू का हमें पता है कि यहाँ पे होगी 1 1 0, फिर उसके बाद 1 0 0 और फिर उसके बाद 0 1 0। तो इसकी अब हमने मैपिंग करनी है के मैप में। तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू 1 1 है, तो हम ए और बी के अगेंस्ट उसकी वैल्यू चेक करेंगे कि 1 1 कहाँ पे आ रही है। क्योंकि थर्ड रो के अंदर ए और बी की वैल्यू 1 1 है, तो इस कंप्लीट रो को हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद सी की वैल्यू हम चेक करेंगे, तो सी बार है और एसओपी एक्सप्रेशन के अंदर किसी भी वेरिएबल के ऊपर बार मौजूद हो तो उसे हम जीरो कंसिडर करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 1 0। तो 1 1 यहाँ पे सेलेक्ट हो गया, उसके बाद जो जीरो है वो इस कॉलम के अंदर आ रहा है, तो इस जगह पे हम एक 1 पुट कर देंगे। फिर उसके बाद जो सेकंड टर्म लिखी हुई है वो है 1 0 0। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 0, तो इस जगह पे आ रही है। यहाँ पे भी हम एक 1 पुट कर देंगे और फिर उसके बाद है 0 1 0। तो 0 1 और उसके बाद 0 अगर हम देखें तो फर्स्ट कॉलम में है, तो इस जगह पे हम एक 1 पुट कर देंगे। बाकी जितने भी सेल्स होंगे वहां पे हम 0 पुट कर देंगे। तो सेम काम हम हॉरिजेंटल के मैप के अंदर भी कर सकते हैं। हमारी मर्जी है इसमें से हम जो भी बनाएं, दोनों का जो आंसर है वो सेम ही आएगा। अगर हमने इसे हॉरिजेंटल के मैप के अंदर पुट करना है तो उसका भी सेम प्रोसीजर होगा कि ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 0। तो ए की वैल्यू 1 लास्ट वाली रो में है, उसके बाद B1 C0 इस जगह पे आता है, तो इस सेल के अंदर हम एक 1 पुट कर देंगे। उसके बाद सेकंड अगर हम देखें तो ये बनता है 1 0 0। ए की वैल्यू 1, बी और सी की वैल्यू 0 0, यहाँ पे एक 1 पुट हो जाएगा। और लास्ट में 0 1 0। ए की वैल्यू 0 है तो हम ऊपर वाली रो को सिलेक्ट करेंगे, इसके अंदर फिर बी और सी की वैल्यू 1 0, तो यहाँ पे हम एक 1 पुट कर देंगे। बाकी जितने भी सेल्स होंगे वहाँ पे हम 0 लिख देंगे। तो इस तरीके से हम कोई भी हमारे पास स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन हो तो उसकी हम मैपिंग कर सकते हैं। उसके आगे फिर एक और एग्जांपल दी हुई है फॉर वैल्यू वाले कार्नोफ मैप की। जिसके अंदर हमारे पास जो एक एक्सप्रेशन है वो ये मौजूद है, ए बार बी बार सी बार डी और इस तरीके से अप टू एंड ए बी सी डी बार। तो इसमें भी वही टेक्निक हम फॉलो करेंगे जो पहले हमने की है। इसमें अगर देखें तो 0 0 0 1 बनता है, तो 0 0 और 0 1 इस सेल में आ रहा है, यहाँ पे हम एक 1 पुट कर देंगे। उसके बाद 0 1 0 0 बनती है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 0 1 0 0, मतलब इस जगह पे हम एक 1 पुट कर देंगे। सेम इस तरीके से ये आगे जितनी भी टर्म्स हैं इन सब के अगेंस्ट यहाँ पे 1 पुट किया हुआ है, और जो सेल बाकी रह जाएंगे वहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे। तो ये तो था क्या, कोई अगर हमने स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन के मैप में पुट करना हो तो हम किस तरीके से पुट करते हैं। नेक्स्ट फिर ये बताया गया है कि कोई नॉन स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन हो तो उसे हम के मैप में किस तरीके से पुट कर सकते हैं। इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो 3 वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं, तो 8 सेल वाला के मैप इसके लिए यूज होगा। फर्स्ट जो टर्म है इस एक्सप्रेशन की वो ए है, तो इस के मैप में हम ये देखेंगे कि ए की वैल्यू 1 किस जगह पे है। तो जो लास्ट वाली दो रोज हैं वहां पे ए की वैल्यू 1 है, तो उन दोनों रोज के अंदर हम 1 1 1 और 1 मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट जो टर्म है वो है बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 0। तो उसके लिए हम देखेंगे कि बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 0 किस जगह पे है। तो जो सेकंड रो है और थर्ड रो है उसके अंदर बी की वैल्यू 1 है, और इसके अगेंस्ट सी की वैल्यू 0 जो है वो फर्स्ट कॉलम में है, तो इस पोजीशन पे हम एक 1 पुट कर देंगे। नेक्स्ट अगर हम के मैप की पिक्चर देखें तो यहाँ पे एक 1 लिखा हुआ है। सेम इस तरीके से हम हॉरिजेंटल के मैप के अंदर भी इस एक्सप्रेशन को पुट कर सकते हैं। फर्स्ट जो टर्म है ए की, तो ए हमारे पास लास्ट रो के अंदर 1 है, तो कंप्लीट रो के अंदर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट जो टर्म है वो है 1 0। तो बी की वैल्यू 1 अगर हम देखें तो लास्ट वाले जो दो कॉलम है उसके अंदर बी की वैल्यू 1 है, और उसके साथ सी की वैल्यू अगर हम 0 देखें तो वो जस्ट लास्ट वाला कॉलम बनता है, तो यहाँ पे हम एक 1 पुट कर देंगे। तो कोई भी अगर हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन हो तो इस तरीके से हम उसकी वैल्यू कार्नोफ मैप के अंदर पुट कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से एक और एग्जांपल डिस्कस की हुई है। यहाँ पे ए की वैल्यू 0 है और सी की वैल्यू 0 है। तो अगर वर्टिकल के मैप की बात करें तो ए की वैल्यू 0 फर्स्ट दो रोज के अंदर है, तो यहाँ पे हम 1 1 1 पुट कर देंगे। और अगर हम ओरिजेंटल के मैप की बात करें तो ए की वैल्यू 0 फर्स्ट रो के अंदर है, तो उसके अंदर हम कंप्लीट 1 पुट कर देंगे। उसके बाद सी की बात करें तो सी की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो सी की वैल्यू 0 फर्स्ट कॉलम में बनती है, तो फर्स्ट कॉलम में जितनी भी एंट्रीज हैं वो तमाम 1 हो जाएंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं वो एंट्रीज 1 की हुई हैं।
और अगर हम हॉरिजेंटल के मैप की बात करें तो सी की वैल्यू 0, एक ये लास्ट वाले कॉलम में है और एक फर्स्ट वाले कॉलम में है, तो ये कंप्लीट कॉलम जो है यहाँ पे 1 और 1 आ जाएगा, और इसी तरीके से लास्ट वाले कॉलम में 1 और 1 आ जाएगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल डिस्कस की हुई है जिसके अंदर 4 वेरिएबल यूज किए हुए हैं, तो इसका भी मेथड बिल्कुल सेम है, ये आप खुद ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको इसकी समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो कोई भी हमारे पास एक्सप्रेशन आए तो उसके लिए पहले हम के मैप क्रिएट करते हैं, के मैप के अंदर उसकी वैल्यूज को पुट करते हैं, और पुट करने के बाद नेक्स्ट चीज जो होती है वो उसकी सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस होता है। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हम ये करते हैं कि के मैप के अंदर जो वैल्यूज हमने पुट की है उसकी हम ग्रुपिंग करते हैं, और जो ग्रुपिंग है वो की जा सकती है एक सेल की, मतलब एक सेल है, अगर उसकी किसी के साथ ग्रुपिंग नहीं हो रही तो वो जस्ट एक सेल हम कंसिडर करेंगे, या 2 साल को हम मिला के उसका ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, या 4 साल का ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, या हम 8 साल का ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जब हम ग्रुपिंग कर देंगे तो इन केस ऑफ 3 वेरिएबल के मैप, जो हमने ग्रुपिंग की हुई है वो जस्ट एक अकेला सेल है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 3 वेरिएबल्स का आएगा। अगर हमने ग्रुपिंग की हुई है 2 सेल्स की तो जो हमारे पास आंसर आएगा उसके अंदर 2 वेरिएबल्स मौजूद होंगे। अगर ग्रुपिंग 4 सेल की है तो जो हमारे पास आंसर आ रहा है उसके अंदर जस्ट 1 वेरिएबल होगा, और अगर कंप्लीट 8 साल की हमने ग्रुपिंग की है तो उसका आंसर जस्ट 1 होगा। सेम इस तरीके से अगर हमारे पास 4 वेरिएबल का के मैप है और उसमें सिंगल एक सेल है तो इसका आंसर 4 वेरिएबल में होगा, अगर 2 सेल हैं तो आंसर 3 वेरिएबल्स में आ जाएगा। अगर 4 साल की ग्रुपिंग है तो आंसर हमारा 2 वेरिएबल में आएगा, अगर 8 साल की ग्रुपिंग है तो आंसर हमारा 1 वेरिएबल में आएगा, और कंप्लीट 16 साल अगर हम कंबाइन कर दें तो उसका आंसर जो है वो जस्ट 1 होगा। तो ग्रुपिंग करनी किस तरीके से, उसके लिए यहाँ पे 2 एग्जांपल्स उन्होंने शो की हुई हैं। यहाँ पे ये 2 सेल एक दूसरे के साथ हैं जिनमें 1 लिखा हुआ है तो उनका एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद ये 2 1 एक दूसरे के साथ लिखे हुए हैं तो एक ग्रुप यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और आपको अभी मैंने बताया था कि जो ऊपर वाला सेल होता है और जो नीचे लास्ट वाला सेल होता है ये भी एक दूसरे के एडजेसेंट कंसिडर होते हैं, तो इनका भी एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। सेम इस तरीके से अगर हम हॉरिजेंटल के मैप की बात करें तो इन 2 सेल का ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट इस सेल के लिए हम इस दूसरे वाले सेल को साथ मिला लेंगे और इसका भी ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि जो भी हमने ग्रुपिंग करनी है वो 2 की पावर में करनी है, तो हम ये 3 सेल को आपस में नहीं मिला सकते, या तो ग्रुपिंग होगी 2 सेल की या फिर ग्रुपिंग होगी 4 सेल की। और इसके अंदर हमने कोशिश ये करनी है कि ग्रुप हमारा बड़ा क्रिएट हो, तो उसके लिए अगर कुछ ओवरलैपिंग होती है, जिस तरीके से ये एक जो है ये 2 ग्रुप में आ रहा है तो वो ओवरलैपिंग भी हम कर सकते हैं। अगर ये ओवरलैपिंग हम नहीं करेंगे तो यहाँ पे जस्ट इस एक सेल के ऊपर हम सर्कल करेंगे, लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ग्रुप बड़ा क्रिएट हो, तो ग्रुप को बड़ा करने के लिए इस 1 के साथ हम दूसरे 1 को मिला लेंगे ताकि हमारा आंसर जो है वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। लास्ट पे ये 1 लिखा हुआ है तो ये अकेला ही रहेगा क्योंकि इसका कोई भी एडजेसेंट सेल उसके अंदर 1 मौजूद नहीं है, तो इसके ऊपर जस्ट हम एक सिंगल सर्कल कर देंगे। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, जब हमने ये ग्रुपिंग कर दी है तो यहाँ से फिर हमने इसका आंसर लिखना है। तो आंसर इस तरीके से होगा कि फॉर एग्जांपल ये जो 2 सेल हैं जिनकी हमने ग्रुपिंग की हुई है इसमें हम देखेंगे कि कौन से वेरिएबल ऐसे हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें तो ए की वैल्यू 0 है और फिर उसके बाद ए की वैल्यू 1 है, मतलब ए की वैल्यू चेंज हो रही है तो ए हमारे आंसर में नहीं आएगा। नेक्स्ट है बी, बी की वैल्यू यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो इसका जब हम आंसर लिखेंगे तो हमारे आंसर में बी आ जाएगा। उसके बाद अगर हम सी देखें तो सी की वैल्यू 0 है इस पूरे कॉलम में, तो यहाँ पे हमारे पास सी बार इसके आंसर में आ जाएगा। तो ये हमारे फर्स्ट ग्रुप का आंसर हो गया। उसके बाद सेकंड ग्रुप का हम आंसर देखें तो यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू 1 है और इस जगह पे भी ए की वैल्यू 1 है, जबकि बी की वैल्यू हमारे पास चेंज हो रही है, तो सेकंड वाले ग्रुप के आंसर में हमारे पास बी नहीं आएगा। हम प्लस का साइन डाल के ए लिख देंगे। और उसके बाद अगर हम सी देखें तो सी की वैल्यू इस पूरे कॉलम में 1 है, तो यहाँ पे सी भी आ रहा है, तो ए सी ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो लास्ट ग्रुप है वो ये एक ऊपर वाला सेल और लास्ट वाला सेल है। इसके अंदर अगर हम देखें तो ए की वैल्यू 0 है, यहाँ पे 1 है, मतलब ए हमारे आंसर में नहीं आएगा। बी की वैल्यू यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है, इसका मतलब है कि बी हमारे आंसर में आ जाएगा, और बी की वैल्यू चूंकि 0 है तो इसलिए हम इसे बी बार लिखेंगे। उसके बाद सी की वैल्यू इस पूरे कॉलम में 1 है, तो यहाँ पे हम सी लिख देंगे। तो जब हमने ग्रुपिंग की है, ग्रुपिंग करने के बाद जो हमारा आंसर है वो हम इस तरीके से लिखते हैं और ये सिंप्लीफाइड आंसर होता है। सेम इसी टेक्निक को यूज करते हुए जो हमारे पास दूसरा के मैप है उसका आंसर भी हम लिख सकते हैं।
अगर ये फर्स्ट ग्रुप को हम देखें तो यहाँ पे ए की वैल्यू 0 है, तो ए हमारे आंसर में आएगा, और चूंकि इसकी वैल्यू 0 है तो इसके ऊपर बार होगा। अगर बी की वैल्यू हम देखें तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 है, वैल्यू चेंज हो रही है तो हमारे आंसर में नहीं आएगा। सी की वैल्यू 1 है तो सी हमारे आंसर में आ जाएगा। उसके बाद सेकंड ग्रुप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ए की वैल्यू 0, मतलब ए बार आ जाएगा। और उसके बाद बी की वैल्यू यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, जबकि सी की वैल्यू एक सेल के अंदर 1 है, दूसरे में 0 है, तो सी हमारे आंसर में नहीं आएगा, सिर्फ बी हमारे आंसर में आ जाएगा। उसके बाद ये लास्ट सेल है, यहाँ पे वैल्यू 1 लिखी हुई है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो ए आ जाएगा। और बी और सी की वैल्यू यहाँ पे 0 0 है, तो बी बार और सी बार ये हमारे आंसर में आ जाएंगे। तो कोई भी के मैप हो उसका आंसर हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पे बताया हुआ है कि जो हमारे पास के मैप होगा उसका आंसर हमने किस तरीके से देखना है डिटेल में आपको बता दिया है। उसके बाद दो और एग्जांपल डिस्कस की हुई है, यहाँ पे एग्जांपल नंबर 3 और 4। यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 1 1 और 1, 4 1 है जो एक दूसरे के साथ लिखे हुए हैं, तो इनका एक सेल क्रिएट हो जाएगा और ये हमारे पास ग्रुपिंग आ जाएगी। उसके बाद ये 1 एक अकेला बचता है, लेकिन हमने कोशिश करनी है कि बड़ा ग्रुप क्रिएट हो, तो इस 1 के साथ हम ये ऊपर वाला 1 भी मिला लेंगे तो हमारा ग्रुप जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे एक और एग्जांपल दी हुई है, इसके अंदर इन दो 1 का ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, इन दो 1 का ग्रुप क्रिएट किया हुआ है। ये 1 चूंकि अकेला बचता है तो इसके साथ हम ये या तो ये ऊपर वाला 1 मिला सकते हैं या फिर हम ये साइड वाला 1 भी इसके साथ मिला सकते हैं। ये हमारी चॉइस है कि हम कौन सा मिलाएं। तो दोनों केसेस में हमारा आंसर ठीक कंसीडर होगा। बाकी आंसर को लिखने का वही तरीका होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये ग्रुप है, इसका हमने आंसर लिखना है, तो हम देखेंगे कि कौन से ऐसे वेरिएबल हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो इस केस के अंदर ए की वैल्यू 0 है और यहाँ पे सेकंड रो में ए की वैल्यू 1 है, मतलब ए की वैल्यू चेंज हो रही है, ये हमारे आंसर में नहीं आएगा। बी की वैल्यू इन दोनों रोज में 1 है तो हमारे आंसर में बी आ जाएगा। और अगर सी की वैल्यू हम देखें तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, मतलब सी की वैल्यू भी चेंज हो रही है, तो सी हमारे आंसर में नहीं आएगा। तो ये जो एक ग्रुप है इसका आंसर जस्ट बी होगा। उसके बाद जो सेकंड ग्रुप है इसका आंसर हमारे पास ए आ जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू इसके अंदर चेंज नहीं हो रही, बी की वैल्यू चेंज हो रही है, ये हमारे आंसर में नहीं आएगा। और सी की वैल्यू 1 है तो सी भी हमारे आंसर में आ जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी हमारे पास के मैप है उसका हम आंसर लिख सकते हैं, और ये आंसर बिल्कुल सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन होगा। और इस सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन के थ्रू फिर हम एक सिंप्लीफाइड सर्किट क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके बाद एक और एग्जांपल नंबर 5 डिस्कस की हुई है, इसमें भी ये बताया हुआ है कि ग्रुपिंग किस तरीके से करनी है। फॉर एग्जांपल ये 4 जो 1 है इनका एक ग्रुप क्रिएट किया गया है, ये वाले 2 1 उसके साथ ये नीचे वाले 2 1 को मिला के इनका एक ग्रुप क्रिएट किया हुआ है। और उसके बाद ये 2 1 और उसके साथ ये जो नीचे 2 1 लिखे हुए हैं इन दोनों का ग्रुप क्रिएट किया हुआ है। हम इनका भी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं या इन चारों का मिला के वो ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर जो तमाम 1 है वो कवर हो गया, उन्हें दोबारा से हमें कवर करने की जरूरत नहीं है, मतलब इस वक्त ये जितने भी हैं ये कवर हैं। तो यहाँ पे ये ग्रुपिंग बनती है कि इन चारों की हम ग्रुपिंग कर दें, लेकिन वो हम नहीं करेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो सिंप्लीफाई नहीं रहेगा। उसके बाद एग्जांपल नंबर 6 है, 6 के अंदर भी सेम वही चीज़ डिस्कस की हुई है कि ग्रुपिंग हमने किस तरीके से करनी है। ये 4 1 है तो इनका एक ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, ये 2 1 बच गए थे, इनका ग्रुप भी क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हमने बड़ा ग्रुप क्रिएट करना है, तो ग्रुप को बड़ा करने के लिए इन 2 के साथ ये जो बाकी 2 1 हैं इन्हें भी मिला लिया और हमारी ग्रुपिंग 4 की होगी, और फिर उसके हिसाब से यहाँ पे आंसर लिखा होगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, यहाँ पे जस्ट एक चीज़ जो बताने वाली है वो ये है कि ये जो कॉर्नर्स हैं इनके ऊपर 1 आ रहा है, तो इन कॉर्नर्स की भी हम ग्रुपिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो इनकी जब ग्रुपिंग क्रिएट होगी और इसका हम आंसर लिखेंगे, तो ये जो फर्स्ट सेल के अंदर 1 लिखा हुआ है और लास्ट वाले सेल के अंदर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे अब हमने ए और बी सी डी की वैल्यूज हमने चेक करनी है। यहाँ पे ए की वैल्यू 0 है, यहाँ पे 1 है, इसका मतलब है ए हमारे आंसर में नहीं आएगा। बी की वैल्यू यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है, तो इसका मतलब बी हमारे आंसर में आएगा। सेम इस तरीके से हमने सी और डी की वैल्यूज देखनी है, सी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो सी हमारे आंसर में नहीं आएगा। जबकि डी की वैल्यू यहाँ पे 0 है और यहाँ पे भी 0 है, तो डी हमारे आंसर में आ जाएगा। तो कॉर्नर वाले जो सेल हैं उन तमाम पोजीशन के ऊपर हमें इन वेरिएबल्स की वैल्यू चेक करके फिर हम अपना आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट फिर बताया हुआ है मैपिंग डायरेक्टली फ्रॉम फंक्शन टेबल। अगर हमारे पास कोई फंक्शन टेबल मौजूद हो तो उससे हम डायरेक्ट के मैप के अंदर वैल्यूज पुट कर सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे एक फंक्शन टेबल दिया हुआ है। इसके अंदर अगर
हमने के मैप के अंदर वैल्यूज पुट करनी है, तो हमने जस्ट वो वाले एक्सप्रेशन चेक करने हैं जिसकी आउटपुट फंक्शनल टेबल के अंदर 1 लिखी हुई है। जिस तरीके से ये एक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे ए की वैल्यू 0, बी की 0, सी की 0, डी की 1, जिसका आंसर 1 लिखा हुआ है। तो इसके अगेंस्ट वैल्यू हम के मैप के अंदर पुट कर देंगे। यहाँ पे ए बी 0 0 है और सी डी 0 1 है, तो ए बी 0 0 और सी डी की वैल्यू 0 1, तो उसके अगेंस्ट यहाँ पे एक 1 पुट किया हुआ है। इस तरीके से कोई और वैल्यू हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये है, ए बी की वैल्यू 1 1 है और उसके बाद सी डी की वैल्यू 0 1 है। तो ए बी की वैल्यू 1 1 और सी डी की वैल्यू 0 1 इस जगह पे बनती है, तो यहाँ पे एक 1 हो गया। तो इस तरीके से कंप्लीट फंक्शनल टेबल के अंदर जो भी वैल्यूज हैं वो हम के मैप में पुट करके उसकी फिर ग्रुपिंग करके हम अपना सिंप्लीफाइड आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डोंट केयर कंडीशंस। अक्सर ऐसा होता है कि जो हमारे पास के मैप मौजूद होता है उसके अंदर कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जिसकी हम परवाह नहीं करते कि वो वैल्यूज क्या आ रही हैं, तो उन वैल्यूज को हम डोंट केयर कंडीशन कहते हैं। और डोंट केयर कंडीशन को के मैप के अंदर हम एक्स से मार्क करते हैं, और जो डोंट केयर कंडीशन है वो भी हमारी ग्रुपिंग के अंदर आ सकता है। अब डोंट केयर कंडीशन को समझाने के लिए इन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस की हुई है। तो एग्जांपल ये है कि हमारे पास एक ऐसा सर्किट है जो कि ऑड प्राइम नंबर को चेक करता है, और जो नंबर है वो फर्स्ट 10 नंबर मतलब 0 से लेके 9 तक बनते हैं, बाकी नंबर हमने चेक नहीं करने। तो इनको चेक करने के लिए अगर ये नंबर हमने लिखने हैं बाइनरी के अंदर तो हमें 4 बिट रिक्वायर्ड है। तो कोई भी ऐसा नंबर हो जो कि 7 से बड़ा हो तो उसके लिए हमें 4 बिट रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पे जो कि नंबर हैं 0 से लेकर 9 तक, तो इसके लिए 4 बिट्स हमें रिक्वायर्ड होंगी। लेकिन 4 बिट से हम टोटल 16 नंबर लिख सकते हैं, मतलब 0 से लेके 15 तक लिख सकते हैं, जिसमें से 0 से लेके 9 तक इन नंबर्स को तो हम यूज़ कर रहे हैं, बाकी नंबर को हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, जिसके अंदर नंबर 10, 11, 12, 13, 14 और 15 आ जाता है। तो ये जो नंबर हैं इन्हें हम कह देंगे कि ये डोंट केयर नंबर हैं, इनकी हम केयर नहीं करते। तो ये एक फंक्शनल टेबल यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट जो ऑड प्राइम नंबर है वो 1 है, उसके अगेंस्ट आउटपुट वैल्यू 1 लिखी हुई है। उसके बाद जो 3 है ये भी एक ऑड प्राइम नंबर है, तो वैल्यू 1 लिखी हुई है। सेम इस तरीके से 5 है, 7 है, और उसके बाद जो 9 है वो ऑड है लेकिन प्राइम नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। अब इससे आगे के जो नंबर हैं जो कि 4 बिट से जनरेट हो सकते हैं, जिसमें नंबर आ जाते हैं 10 से लेके 15 तक, वो हमने चूंकि चेक नहीं करते तो इन्हें हम कहेंगे कि ये डोंट केयर है कंडीशन है, और इसकी जगह पे हम यहाँ पे एक्स पुट कर देंगे। अब जब ये वैल्यूज हमने के मैप के अंदर पुट करनी है तो जिस जगह पे तो 1 आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक हमारे पास 1 आ रहा है, तो इसके अगेंस्ट ए बी सी डी की वैल्यूज हैं 0 0 0 1, तो 0 0 0 1 यहाँ पे हमने एक 1 लिख लिया। बाकी भी जितने 1 हैं वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जिस जगह पे x लिखा हुआ है यहाँ पे भी हम ए बी सी डी की वैल्यूज चेक करेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है 1 0 1 0, तो अगर हम देखें तो ए बी की वैल्यू 1 0 और उसके बाद इस रो के अंदर सी डी की वैल्यू 1 0 इस जगह पे आती है, तो यहाँ पे हम एक x पुट कर देंगे, मतलब क्रॉस लगा देंगे। और सेम जो बाकी 5 क्रॉस हैं वो भी इस तरीके से हम ए बी सी डी की वैल्यूज चेक करके वहाँ पे हम क्रॉस लगा देंगे। तो ये हमारी डोंट केयर कंडीशन कहलाएंगी। डोंट केयर कंडीशन का फायदा ये होता है कि इसके थ्रू जो हमारा आंसर आ रहा होता है वो सिंप्लीफाई हो जाता है। तो सिंप्लीफाई किस तरीके से होता है यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है कि अगर हमारे पास ऊपर 4 1 है और इसके नीचे कोई ऐसा सर्किट हो जिसमें 4 डोंट केयर कंडीशंस आ जाएं, तो इन डोंट केयर कंडीशन को हम अपनी ग्रुपिंग के अंदर मिला सकते हैं। और थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है कि ग्रुप जितना बड़ा होगा आंसर उतना ज़्यादा सिंप्लीफाई होगा। तो डोंट केयर कंडीशन की वजह से हमारे जो आंसर हैं वो ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पे एक और एग्जांपल डिस्कस की हुई है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 1 1 1 1 ये 1 आ रहे हैं और 2 1 यहाँ पे। तो एक तो हम ये कर सकते हैं कि इस तरीके से इन 4 की ग्रुपिंग कर लें और इन 4 की ग्रुपिंग कर लें, लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे डोंट केयर कंडीशन मौजूद हैं तो इन सेल्स को हम अपनी ग्रुपिंग के अंदर इंक्लूड करके एक ही बड़ा ग्रुप बना सकते हैं। इन 8 सेल का एक ही ग्रुप बन जाएगा और उससे हमारा आंसर काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर एंड होता है। इस लेक्चर में अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।